Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 11th November 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First article is about a project launched by Government of India to monitor animal health. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view, also useful for environment paper. इस करंट कॉन्टेक्स्ट को समझने से पहले हमें एक बार रिवाइज करना चाहिए द कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ। देखिए, जो वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बहुत लगभग 200 साल पहले ही दिया गया था, बट इट बिकेम वेरी प्रोमिनेंट इन रिसेंट टाइम आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक। क्या है ये कॉन्सेप्ट, पहले वो देखते हैं, फिर देखेंगे इसको कब दिया गया और क्यों ये अब प्रोमिनेंट है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वन हेल्थ का, इसके हिसाब से द इंटायर बायोम मतलब ऑल द लिविंग एंटिटीज शुड बी सीन एज वन लार्जर यूनिट। दे शुड नॉट बी सीन इन ए सेग्रीगेटेड मैनर। मतलब जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं एंड ह्यूमंस हैं, दे मस्ट बी सीन इन एन इंटरकनेक्टेड फैशन। तो देयर हेल्थ इज इंटर रिलेटेड। अगर कोई एक भी इनमें से बीमार होगा तो अल्टीमेटली इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द रेस्ट टू। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ, इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ हेल्थ that recognizes interconnectedness between the human, animal and plants health. So जैसा कि मैंने आपको कहा, this concept believes कि the health of all the three living components are integrated with each other. ये जो कॉन्सेप्ट है वन हेल्थ का, इट वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय ए जर्मन फिजिशियन रुडोल्फ विर्चो इन 1800s ओनली। तो इनको ही कहा जाता है, रुडोल्फ विर्चो को ही कहा जाता है फादर ऑफ पैथोलॉजी, एंड ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जूनोसिस। जूनोसिस मतलब हाउ द पैथोजेंस जैसे कि बैक्टीरियाज, वायरस, फंजाई, दे ट्रांसमिट फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमंस एंड कॉज सेवरल काइंड ऑफ डिजीजेस टू ह्यूमंस। तो इसी को कहा जाता है जूनोसिस। और इस तरीके की ट्रांसमिशन से होने वाली जो बीमारी होती है उसको कहा जाता है जूनोटिक डिजीज। जू मतलब एनिमल्स, उनसे आने वाली बीमारियों कहा जाता है जूनोटिक डिजीजेज। और ये जो ट्रांसमिशन है ऑफ सेवरल पैथोजेंस फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, दिस ट्रांसमिशन इज नोन बाय द टर्म जूनोसिस। तो जूनोसिस वर्ड को भी सबसे पहले रुडोल्फ विर्चो साहब ने दिया था। उन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया था द कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ। ये जो कॉन्सेप्ट है वन हेल्थ का, इट बिकेम वेरी प्रोमिनेंट आफ्टर कोविड पैंडेमिक, क्योंकि आप सबको पता है कि कोविड जो वायरस है, इट स्टार्टेड फ्रॉम बैट्स या फ्रॉम अदर एनिमल्स। ह्यूमंस ओरिजिनली वी आर नॉट द सोर्स ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, या फिर ह्यूमंस वी आर नॉट ओरिजिनली द होस्ट ऑफ कोविड वायरस। ये एनिमल से स्टार्ट हुआ एंड इट अल्टीमेटली कॉज्ड अ पैंडेमिक अमंगस्ट ह्यूमंस। तो एनिमल्स का हेल्थ भी बना रहे, प्लांट्स का हेल्थ भी बना रहे, ये इम्पॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू हैव अ हेल्दी ह्यूमन सोसाइटी। और यही आइडिया है कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ का। अब करंट न्यूज़ क्या है, करंट न्यूज़ पे आते हैं। आपको वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, जूनोसिस समझ आ गया, जूनोटिक डिजीजेस के बारे में समझ आ गया। अब करंट न्यूज़ देखते हैं। भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट का नाम है एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग इन इंडिया फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस। काफ़ी लंबा नाम है, पूरा नाम याद भी ना रख पाओ तो कम से कम इतना याद रखिए कि भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है टू मॉनिटर एनिमल हेल्थ। नाम से ही जैसा आपको समझ आ रहा है, इस प्रोजेक्ट का काम होगा इंडिया की एबिलिटी को, भारत के जितने भी हेल्थ रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनकी एबिलिटी को स्ट्रेंथन करना इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू एनिमल हेल्थ थ्रेट्स। यानी कि कोविड-19 पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आने से पहले ही इसको डिटेक्ट करके प्रिवेंट किया जा सके। पहले ही हम पता कर लें कि किसी एनिमल के अंदर इस तरीके के पैथोजेंस जो है स्प्रेड हो रहे हैं एट ए फास्टर रेट, और उनको वहीं रोका जा सके बिफोर इट टेक्स द शेप ऑफ पैंडेमिक। एनिमल्स से वो जो भी वायरस हैं या
पैथोजन से वो इंसानों तक पहुंचते हैं, और उसके बाद इंसानों से फिर वो बिकॉज ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस अमंग्स द वर्ल्ड वो पूरे दुनिया भर में ये वायरसेस या बाकी पैथोजेंस फैल जाते हैं, दैट लीड्स टू राइज ऑफ पैंडेमिक। तो इस तरह की सिचुएशन दोबारा ना राइज हो, इसके लिए भारत सरकार ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट टू मॉनिटर एनिमल हेल्थ। इस प्रोजेक्ट की जो फंडिंग आएगी दैट विल कम फ्रॉम द पैंडेमिक फंड। अब ये पैंडेमिक फंड क्या है? G20 मीटिंग के दौरान, जो भारत में G20 मीटिंग हुई थी, और ओवरऑल G20 में ये बात पहले से चल ही रही थी आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक ओनली, कि हमें एक पैंडेमिक से निपटने के लिए G20 कंट्रीज को एक फंड बनाना चाहिए। उस फंड की मदद से दुनिया भर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, ताकि इस तरह की पैंडेमिक दोबारा से ना हो। तो G20 प्लेटफॉर्म पे स्टैब्लिश किया गया है ये पैंडेमिक फंड। ये पैंडेमिक फंड में टोटल $2 बिलियन इन्फ्यूज किया गया है। टोटल $2 बिलियन का ये फंड है, पैंडेमिक फंड। उसमें से भारत को $25 मिलियन मिला है इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट अ प्रोजेक्ट टू मॉनिटर एनिमल हेल्थ। तो G20 प्लेटफॉर्म, वहां पे बना है पैंडेमिक फंड ऑफ $2 बिलियन, उसमें से भारत को $25 मिलियन मिला है, और उसे $25 मिलियन की मदद से भारत सरकार ने लॉन्च किया है ये प्रोजेक्ट टू मॉनिटर एनिमल हेल्थ विद द गोल ऑफ प्रिवेंटिंग एनी स्प्रेड ऑफ वायरसेस और अदर पैथोजेंस अमंग्स द एनिमल्स ओनली बिफोर इट टेक्स द शेप ऑफ पैंडेमिक। भारत के लिए प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज्यादा एनिमल पॉपुलेशन है, चाहे लाइव स्टॉक की बात कर ली जाए या पोल्ट्री की बात कर ली जाए। या 536 मिलियन लाइव स्टॉक एंड 853 मिलियन पोल्ट्री बर्ड्स, और इस कारण से भारत के अंदर एनिमल हेल्थ को मॉनिटर करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है भारत के अंदर, इसमें फंड तो इंटरनेशनल लेवल पे आया है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 इंटरनेशनल एजेंसीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं, जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। These 3 agencies are collectively responsible for executing this project to monitor animal health. क्या क्या चीजें हो सकती हैं इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत? तो हमारे देश के अंदर जो लैब सिस्टम है या वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग है, इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। एनिमल हेल्थ को लेकर के प्रॉपर सर्विलेंस होगा। अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म, कि अगर कोई पैथोजन स्प्रेड हो रहा है अमंग्स द एनिमल्स तो उसको उसी टाइम में हाईलाइट किया जाए। ह्यूमन रिसोर्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट या ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि इस तरह के केसेस में बिफोर इट टेक्स द शेप ऑफ पैंडेमिक, इन्फेक्शन के केसेस को कर्ब कर पाए ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स। डेटा प्रॉपर मेंटेन किए जाएंगे एनिमल हेल्थ रिलेटेड, ताकि प्लानिंग की जाए बेहतर इन ऑर्डर टू कर्ब राइज ऑफ सच काइंड ऑफ पैथोजेंस। क्रॉस इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि अलग अलग हॉस्पिटल्स, रिसर्च डेवलपमेंट्स, चाहे वो नेशनल या रीजनल लेवल के, उनके बीच में इंटीग्रेशन डेवलप किया जाएगा, ताकि भारत के अंदर होने वाले एनिमल हेल्थ इमरजेंसी को प्रिवेंट किया जा सके एंड इंश्योर किया जा सके कि अगर इस तरह की कोई एनिमल हेल्थ इमरजेंसी होती है तो वो ह्यूमन हेल्थ इमरजेंसी में ट्रांसलेट ना हो। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about wind energy in India. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए, विंड एनर्जी इज अ क्लीन एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और अगर वर्ल्ड प्रोडक्शन की बात की जाए तो भारत दुनिया के चौथे नंबर पे है एज फार एज विंड एनर्जी प्रोडक्शन इज कंसर्न। सबसे ऊपर है चाइना। 2-3 दिनों पहले हम लोग सोलर एनर्जी में भी देख रहे थे कि चाइना सबसे आगे है। इनफैक्ट दुनिया का लगभग 40% सोलर पावर अकेले चाइना ही प्रोड्यूस कर रहा है, ये हमने देखा। तो ग्रेट एक्सटेंट दैट इज ट्रू फॉर विंड एनर्जी ऑल्सो। चाइना इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड एनर्जी प्रोड्यूसर, फॉलोड बाय यूएस, जर्मनी, और भारत है चौथे नंबर पे, 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी या विंड पावर इन द वर्ल्ड। अगर विंड एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए भारत में, तो सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले स्टेट्स कोस्टल स्टेट्स हैं, और कारण भी सरल है। कोस्टल एरिया में जो विंड एनर्जी है वो अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से अवेलेबल होती है। कोस्टल एरिया में सोलर विंड एनर्जी जो है वो काफ़ी, मतलब पोटेंशियल उसकी ज़्यादा है। कारण क्या है
याद कीजिए, आपने बेसिक ज्योग्राफी क्लासेस में क्या पढ़ा होगा, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज पढ़ा होगा कि रात के टाइम में क्या होता है कि लैंड रिलेटिवली ठंडा हो जाता है और ओशन रिलेटिवली वार्म रहता है। तो रात के टाइम में लैंड से ओशन की तरफ ब्रिज चलता है क्योंकि लैंड हो गया रिलेटिवली हाई प्रेशर और ओशन हो गया रिलेटिवली लो प्रेशर। और दिन के टाइम में क्या होता है, लैंड हो जाता है वार्म, तो यहाँ पे बन जाता है लो प्रेशर, रिलेटिवली ओशन में जो टेम्परेचर रहता है वो होता है हाई। दिन के टाइम में लैंड हो जाता है वार्म और इसलिए यहाँ पे बन जाता है लो प्रेशर, और ओशन के अंदर टेम्परेचर होता है रिलेटिवली लेस, इसलिए यहाँ पे बन जाता है हाई प्रेशर। तो दिन के टाइम में ओशन से लैंड की तरफ हवाएं बहती हैं। तो सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज ड्यूरिंग डे एंड नाइट। तो सी ब्रीज लैंड ब्रीज ये जो कोस्टल एरिया में बहते रहते हैं दिन और रात में, ये सब बेसिक ज्योग्राफी में आपने जरूर पढ़ा होगा। मैं फिर से बता दूं, याद करने की कोशिश कीजिए अगर आपने बेसिक ज्योग्राफी की क्लासेस कर रखे हैं तो। इफ अ रीजन इज वार्म, तो वहां का जो एयर का प्रेशर होगा वो होगा लो, तो हाइयर द टेम्परेचर लोअर द प्रेशर एंड वाइस वर्सा। तो दिन के टाइम में अर्थ इज वार्म, यानी कि टेम्परेचर यहाँ हाई है तो प्रेशर यहाँ लो है, और रिलेटिवली ओशन इज कूलर, तो यहाँ पे ओशन में प्रेशर जो है वो हाई है सिंस टेम्परेचर इज लो। तो दिन के टाइम में ओशन से लैंड की तरफ हवा बहती है और रात के टाइम में लैंड से ओशन की तरफ हवा बहती है, क्योंकि लैंड रिलेटिवली कूलर हो जाता है रात के टाइम में एज कंपेयर टू ओशन। और क्यों ओशन के तुलना में लैंड जो है वो ठंडा हो जाता है रात के टाइम में, बिकॉज वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि वाटर न जल्दी ठंडा होता है। जस्ट अ मोमेंट। तो वाटर न जल्दी ठंडा होता है न जल्दी गर्म होता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसी कारण से रात के टाइम में फिर हवाएं जो हैं वो लैंड से ओशन की तरफ बहने लगती हैं। द पॉइंट इज सिंपल, कोस्टल एरिया में विंड एनर्जी से रिलेटेड पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे लैंड ब्रीज सी ब्रीज बहते रहती हैं, एंड दैट इज वाई ऑल द कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव हायर पोटेंशियल, एंड इनफैक्ट इंटायर मोस्ट ऑफ द विंड एनर्जी टर्बाइंस या विंड एनर्जी projects are located in coastal area only. Tamil Nadu is the largest producer followed by गुजरात। ओवरऑल भारत के अंदर अगर मौजूदा विंड पावर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड देखी जाए तो दैट इज क्लोज टू 47 गीगावाट, लेकिन भारत के अंदर पोटेंशियल है लगभग 695 गीगावाट का ऑफ प्रोड्यूसिंग विंड एनर्जी एट ए हाइट ऑफ 120 मीटर। तो नेचुरल सी बात है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी विंड पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, विंड एनर्जी का पोटेंशियल यानी कि एबिलिटी टू प्रोड्यूस विंड एनर्जी वो बढ़ता जाएगा, लेकिन हाइयर हाइट पे एनर्जी को ग्रैब कर पाना, कैप्चर कर पाना कठिन होगा, क्योंकि उतना ऊंचा विंड पैनल या प्रोजेक्ट्स लगाना होगा। तो विंड एनर्जी की जो भी पोटेंशियल होती है उसको हमेशा डिफाइन की जाती है इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो भारत के अंदर अगर इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी है 47 गीगावाट, तो उसमें विंड कैपेसिटी अगर 47 गीगावाट है वो अभी बहुत कम है एज कंपेयर टू द पोटेंशियल अवेलेबल एट ए हाइट ऑफ 120 मीटर विच इज ए स्टैंडर्ड हाइट। भारत सरकार आगे उसने अपने लक्ष्य भी रखे हुए हैं कि कितना हमें विंड एनर्जी को हार्नेस करना है इन कमिंग ईयर्स। तो द टारगेट इज कि वी हैव टू इंक्रीज आवर इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी अप टू 60 गीगावाट बाय 2030। भारत का लक्ष्य क्या है कि हमें टोटल 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना है बाय 2030 अंडर आवर पंचामृत स्ट्रैटेजी, जो इंडिया का इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है अंडर पेरिस क्लाइमेट डील। तो आई जस्ट होप आपको बात समझ आ रही है। थोड़ा सा टेक्निकल डिसरप्शन हुआ था इस विंड एनर्जी वाले डिस्कशन में, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं।
विंड एनर्जी क्लीन और रिन्यूएबल सोर्स है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, चाइना पहले नंबर पे है। अगर विंड एनर्जी पोटेंशियल की बात की जाए तो ज़्यादातर विंड एनर्जी पोटेंशियल भारत का कोस्टल रीजन में है बिकॉज ऑफ लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। भारत की मौजूदा विंड पावर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है 47 गीगावाट, जिसको हमें बढ़ा करके ले जाना है अप टू 60 गीगावाट बाय 2030, विच इज़ पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल पंचामृत स्ट्रेटेजी, जिसके अंतर्गत 500 गीगावाट ऑफ हमें एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना है बाय 2030 अंडर पंचामृत स्ट्रैटेजी। अगर हमारा मौजूदा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखा जाए तो 47 गीगावाट है, बट पोटेंशियल है हमारे पास 695 गीगावाट का, यानी कि हाई पोटेंशियल है, बट धीरे धीरे उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करना होगा। और विंड एनर्जी की पोटेंशियल जो हमेशा हाइट के रेफरेंस में डिफाइन की जाती है, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ से सरफेस से हम ऊपर जाते जाएंगे विंड एनर्जी पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाते जाते हैं उस पोटेंशियल को हार्नेस करने की हमारी जो टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी है वो कम होने लगती है। सो इसीलिए जो एक स्टैंडर्ड है वो है 120 मीटर की हाइट पे जो विंड एनर्जी अवेलेबल है हम लोग उसको ग्रैब कर पाते हैं। तो उसी से रिलेटेड हम लोग विंड एनर्जी पोटेंशियल भी डिफाइन करते हैं, विच इज 695 गीगावाट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। मेंस आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट डेटा एंड फैक्ट्स, तो ये सब डेटा काम आएंगे मेंस आंसर राइटिंग में। बट विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? लैंड एक्विजिशन एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए अर्बन एरियाज में इस तरह के विंड पैनल्स लगा पाना काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि फिर वहाँ पे कोई बिल्डिंग कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं डेवलप कर सकते वंस सच विंड प्रोजेक्ट्स आर इंस्टॉल्ड। उसके अलावा ग्रिड कनेक्शन, एक बार जब अर्बन एरिया से दूर इंस्टॉल करते हैं हम लोग जब विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स, तो फिर उसको ग्रिड से कनेक्ट करके अर्बन एरिया में इलेक्ट्रिसिटी या पावर प्रोड्यूस ट्रांसमिट कर पाना ये कठिन हो जाता है। वेरिएबिलिटी ऑफ विंड, प्रॉब्लम क्या है कि विंड की जो एनर्जी अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी फ्लक्चुएट होते रहती है। वो सीजन पे तो डिपेंड करता ही करता है, वो कभी कभार वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से कभी हाई हो जाता है, कभी स्टॉर्म आ जाता है, कभी वो विंड एनर्जी काफ़ी लो हो जाती है। तो वेरिएबिलिटी इज़ क्वाइट हाई। और वेरिएबिलिटी हाई होने के अलावा प्रॉब्लम क्या होता है, कई बार जब स्टॉर्म वगैरह आता है तो ये जो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के जो ब्लेड्स हैं वो टूट जाते हैं। तो मेंटेनेंस कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी हाई बिकॉज ऑफ वेरिएबिलिटी या फ्लक्चुएशन इन द विंड स्पीड। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, लैंड एक्वायर करना, फिर इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को इस तरीके के इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल करना, उसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई है। इकोलॉजिकल कंसर्न्स भी हैं, कई सारे बर्ड्स वगैरह जो हैं इन विंड एनर्जी के ब्लेड्स, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट से ब्लेड से टकरा करके मर जाते हैं, स्पेशली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये एक बड़ा इन्वायरमेंटल कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स। फिर भी भारत सरकार इनिशिएटिव्स ले रही है विंड एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। तो आजकल क्या किया जा रहा है कि विंड और सोलर प्रोजेक्ट्स को हाइब्रिड तरीके से लाया जा रहा है, क्योंकि दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। देखिए, दिन के टाइम में सोलर पावर इज अवेलेबल, वहीं रात के टाइम में विंड एनर्जी इज अवेलेबल। क्योंकि जैसे गुजरात की बात कर ली जाए तो दिन के टाइम में सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन अ अबंडेंस अमाउंट। रात के टाइम में कैसा होता है कि रात के टाइम में लैंड हो जाता है कूलर, तो सी से आने वाले जो ब्रीज हैं वो विंड एनर्जी को अवेलेबल कराते हैं। तो इस तरीके से विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस ओवरऑल पावर इन टैंडम ड्यूरिंग डे एंड नाइट। तो इस तरीके से हाइब्रिड सोलर विंड प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है अदानी ग्रीन project established at जैसलमेर, which is India's first solar wind hybrid plant। उसके अलावा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड रिसर्च भी प्रमोट किए जा रहे हैं, जैसे कि इंडिया और फ्रांस हैज साइंड एन MOU टू प्रमोट मोर एंड मोर रिसर्च इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। भारत सरकार एक पॉलिसी लेकर के आई है, विंड रीपावरिंग पॉलिसी। इसके अंतर्गत जो ओल्ड विंड टर्बाइंस हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है इनटू न्यू विंड टर्बाइंस विच आर मोर एफिशिएंट, विच कैन हार्नेस मोर एंड मोर विंड एनर्जी। अच्छा, विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो टर्बाइंस हैं वो कहाँ लगाए जा रहे हैं उसके बेसिस पे उनको कहा जाता है ऑफशोर या ऑनशोर विंड फार्म।
मतलब अगर लैंड पे लगाया गया कोस्टल एरिया से दूर तो उनको कहा जाता है ऑन शोर विंड फार्म। अगर कोस्टल एरिया में लगाया गया या इनफैक्ट वाटर के अंदर ओशन में लगाया गया, जहां पे सैलो रीजन है ओशन का वहां पे लगाया गया, तो उनको कहा जाता है ऑफ शोर विंड फार्म। बिल्ड ऑन बॉडीज ऑफ वाटर रेंजिंग फ्रॉम ओशन टू लार्ज लेक एंड ऑल। ऑन शोर विंड फार्म लोकेटेड ऑन लैंड। ये जो ऑफ शोर विंड फार्म होता है स्पेशली लोकेटेड ऑन द शैलो ओशनिक रीजन, वो बेस्ट होता है क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही विंड एनर्जी अवेलेबल रहती है, या तो लैंड ब्रीज के फॉर्म में नहीं तो सी ब्रीज के फॉर्म में। सो दिस इज द बेस्ट। ऑफ शोर विंड इज स्ट्रॉन्गर, इसका क्या है, इट इज स्ट्रॉन्गर ड्यूरिंग द डे टाइम, so it ensures electricity generation when consumer demand is highest. In contrast, the wind power on the land performs better at night. ये देखिए ऑफ शोर जो है ये दिन के टाइम में बेस्ट ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और यही बेस्ट है क्योंकि दिन के टाइम में पावर कंजम्पशन या पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ऑन शोर विंड फार्म जो है और रात के टाइम में पावर प्रोडक्शन ज़्यादा करता है, अगर करता भी है तो। अगर इसको मान लीजिए कि हमने कोस्टल एरिया में लगाया भी, ये रात के टाइम में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है और रात के टाइम में पावर रिक्वायरमेंट हमारी होती है कम। इसी कारण से ऑन शोर विंड फार्म की तुलना में ऑफ शोर विंड फार्म इज कंसिडर्ड टू बी बेटर। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा मेंस में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इस टॉपिक के बेसिस पे। आपको मैंने हिंट्स भी दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, इफ नीडेड रीड द हिंट्स एज वेल। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कोडो मिलेट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए करंट न्यूज देखते हैं। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 एलिफेंट्स मारे गए इन लास्ट 3 days। इनकी कोई पोचिंग वगैरह नहीं हुई है, दे हैव डाइड। और अब फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का मानना है कि दिस डेथ इज बिकॉज ऑफ पॉइजनिंग ऑफ दीज एलिफेंट्स बाय अ काइंड ऑफ पॉइजन जिसका नाम है माइकोटॉक्सिन्स। These mycotoxins poisons are associated with a special kind of millet जिसका नाम है कोडो मिलेट। तो कोडो मिलेट के बारे में समझते हैं। कोडो मिलेट माना जाता है कि इट इज ओरिजिनली लिंक्ड विथ इंडिया ओनली, इट ओरिजिनेटेड इन इंडिया ओनली। भारत के अलावा यह पाकिस्तान और वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में भी पाया जाता है। भारत के अंदर मध्य प्रदेश इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोडो मिलेट। ट्राइबल लोग कोडो मिलेट ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं क्योंकि चीप भी होता है एंड इट इज़ गुड सोर्स ऑफ फाइबर एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो चीप तरीके से ये हेल्थ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, इसीलिए ट्राइबल कम्युनिटी इसको प्रेफर करती है कोडो मिलेट को। कोडो मिलेट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभार इसमें अगर फंगस लग जाए, स्पेशली एक स्पेशल तरीके का फंगस है जिसका नाम है एर्गोट फंजाई, तो ये फंगस फिर एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है साइक्लोपियाजोनिक एसिड विच कॉजेज पॉइजनिंग। तो दिस इज कोडो मिलेट। इसमें अगर फंगस लग गया, वो भी एर्गोट फंजाई, तो इट प्रोड्यूसेस केमिकल जिसका नाम है साइक्लोपियाजोनिक एसिड, एंड व्हेन दिस साइक्लोपियाजोनिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड over this kodo millet, it makes or transforms this kodo millet into poison. The first scientific study of kodo millet poisoning was published in a research paper in 1985. तो कोडो मिलेट वैसे तो काफी हेल्दी होता है, लेकिन अगर इसके अंदर फंगस लग गया तो वो फिर एक तरीके का केमिकल रिलीज करता है, इसका नाम है साइक्लोपियाजोनिक एसिड केमिकल विच कैन मेक इट पॉइजनस। और यही कोडो पॉइजनिंग is responsible behind poisoning and death of these 10 elephants in बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बोडोलैंड महोत्सव। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। एपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है
पहला बोडोलैंड महोत्सव सेलिब्रेट किया जाएगा ऑन 15th एंड 16th नवंबर एट इंदिरा गांधी स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। इसका थीम होगा इस बोडोलैंड महोत्सव का ईथोस ऑफ पीस एंड हार्मनी। इस बोडोलैंड महोत्सव को कन्वीन कर रहे हैं दीपेन बोरो जी, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन। Aim of this Bodoland Mahotsav would be to showcase Bodo culture to other parts of the country, to the people from other parts of the country, national unity को promote करना। उसके अलावा बोडोलैंड रीजन में टूरिज्म प्रमोट करना बाय शोकेसिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बोडोलैंड रीजन। साथ ही साथ दिस बोडोलैंड महोत्सव विल आल्सो सेलिब्रेट रिस्टोरेशन ऑफ पीस इन बोडोलैंड रीजन which was result of a historic peace accord that was signed in 2020, जिसको हम लोग बोडो पीस अकॉर्ड नाम से भी कहते हैं। उसको सेलिब्रेट किया जाएगा इन दिस बोडोलैंड महोत्सव। मुझे लगता है प्रीलिम्स में ये आपसे थीम पूछ सकता है कि जो बोडोलैंड महोत्सव मनाया गया इसका थीम क्या था, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से होलिस्टिक एंड रियलिस्टिक टेस्ट में से कौन सा नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। देखिए, a minority institution even if it admits student from other community will not lose its minority character। so इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी को लेकर के तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ये ग्रेविटेशनल वेव वगैरह को डिटेक्ट नहीं करेगा, बाकी सब ठीक है। आदि महोत्सव इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय ट्राइफेड। Wangla festival mainly associated with the Garo tribe of Meghalaya. That's all from our side for today. Thanks for watching.